आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, हम अपने उर्दू प्रोग्राम में मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्राम नशर करते हैं जिससे आप हजरात न सिर्फ बेदार होते हैं बल्कि लुत्फ़ अंदोज भी होते हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम हमारे मेहमान की खुसूसी थीम पर मबनी है, जिसमें हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं हकीम अजमल ख़ान अवार्ड याफ्ता यूनानी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी साहब, HOD PG डिपार्टमेंट मौलिजात, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपको आपके इस एजाज़ के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हकीम अजमल ख़ान साहब की तिब्बे यूनानी में क्या अहमियत है और क्यों? हकीम अजमल ख़ान साहब बहुत ही बड़े तबीब हुआ करते थे। जी। वो आई थिंक 11 फरवरी 1868 में पैदा हुए। राइट। और ये दिल्ली के मुतवत्तिन थे, दिल्ली के करीब के मौज़े में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की। और ये बहुत बड़े फिजिशियन थे, ये बहुत बड़े लॉयर थे और उन्होंने गांधी जी के साथ देश को आज़ाद करने की मुहिम में हिस्सा भी लिया था। अच्छा। ना सिर्फ ये तबीब थे बल्कि एंटरप्रेन्योर भी थे। हाँ। तो ये खाली जो आपने बताया कि तबीब तो थे और लॉयर भी थे, जी जी। इसके अलावा भी और माशरे में उनकी और क्या खिदमत रही जो आज तक ही लोग याद कर रहे हैं उसको? हाँ, उनकी एक खिदमत जो कि आज भी हम उसको याद करके उनका दिन मनाते हैं यौम पैदाइश के तौर पर। जी। उस ज़माने में आज से 110 साल पहले, 120 साल पहले की बात है जी। उन्होंने एक खरोलबाग आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला था। अरे, उस ज़माने में 110 साल पहले। ये बड़ी बात आप जो सोचिए मतलब कि उस ज़माने में उन्होंने कोलैबोरेट करके एक कॉलेज खोला जिसमें आयुर्वेदा और यूनानी दोनों तर्ज तालीम हुआ करती थी। जी जी जी। बहुत ही ऊंची सोच थी आपकी और उनका रिसर्च में बहुत बड़ा काम था। आपको जो ये अवार्ड मिला है, चलिए थोड़ा सा पस मंज़र की बात करते हैं। आपकी इब्तदाई तालीम और उसकी आखिरी मंजिल कब, कैसे और किन मरहलों में हुई, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। जी, मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद अय्यूब फ़ारूक़ी साहब बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। जी। और मेरी पैदाइश हैदराबाद से 180 किलोमीटर दूर निज़ामाबाद, जो कि तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। वहीं मेरी इब्तदाई तालीम हुई और इंटरमीडिएट के बाद ये फर्दर तालीम के लिए 1981 में हैदराबाद शिफ्ट हुआ और BOS में सिलेक्शन हासिल किया और उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन में MD किया और मैं 1991 तक MD मैंने कंप्लीट की और 1991 ही में मुझे जॉब मिला एज ए मेडिकल ऑफिसर और मैं 1991 से सर्विस में हूँ। अच्छा, आपने क्या दीनियात से भी ताल्लुक़ या आपने कोई ऐसी तालीम हासिल की है कि बैकग्राउंड आपका मदारिस से जुड़ा रहा हो, ऐसा कुछ? मेरे छोटे भाई हाफिज़ हैं और हमारा ख़ानदान मतलब कि दीन से बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। आपने अभी MD की बात की कि आपने MD किया, वो MD मेडिसिन? MD में हाँ पर यूनानी के अंदर मतलब कि वो रहता मौलिजात। मौलिजात के माने कि मौलिज से मौलिजात हुआ, मौलिज के माने फिजिशियन। तो मतलब कि वो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी अमराज होते हैं वो मौलिजात में आते हैं। अच्छा, अब आपने अमराज की बात की डॉक्टर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि तिब्बे यूनानी में जी सर किस तरह के अमराज का बहुत सटीक इलाज होता है? जब कहते हैं कि एलोपैथी ने हाथ छोड़ दिए, दूसरे जो तिब्बे हैं उससे हाथ छूट गया, तो अब यूनानी की तरफ आए, ऐसे कौन से अमराज हैं जिनमें बहुत सटीक इलाज होता है इसका? बहुत ही जो इम्पोर्टेंट नुक्ता जो है वो ये है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेसिकली हमारे पास अखलात की बुनियाद पर है। अखलात क्या है? खिल्त क्या है? मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर 4 खिल्तें होती है, खून, बलगम, सफरा एंड सौदा। आप सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कितने भी अमराज हो, इन चारों खिल्त की वजह से ही होते हैं। सफरा और सौदा की वजाहत जरा कर दें। सफरा, सौदा, बलगम तो आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। खून तो जानते ही हैं आप। तो खून ही के अंदर ये चारों चीजें होती हैं। अच्छा। तो अब खून के अंदर खून तो खून हो और ब्लड मतलब कि अगर प्योर हो तो बेहतर है, अगर इम्प्योर हो तो वो सफरा हो सकता है। जैसे आपने किसी को सुना है कि बहुत ही दुबला रहता है, तेज मिजाज का होता है, जिसे हम यूजुअली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं छर्रा टाइप का। मतलब कि वो जो मिजाज रहते हैं, तेजी जो रहती है ना, वो सफरा भी रहती है। अच्छा। और थोड़ा सा मोटे होते हैं, चेहरा जो फुला हुआ होता है और मतलब कि कभी बैठ गए कभी उठ गए, इत्मीनान के साथ हर काम करते हैं, उनमें तेजी जरा भी नहीं होती, सुस्त होते हैं, तो वो बलगमी मिजाज खूब होते हैं। वेरी गुड। और चेहरे पे तहब्बुज होता है, तहब्बुज के माने सूजन होती है। और चौथी जो चीज आपने पूछा सौदा के बारे में, अक्सर आप देखते हो कि लोगों के चेहरों पे काले धब्बे ज्यादा है। राइट।
चेहरे में काले धब्बे हैं, बिल्कुल सूखी हुई मिजाज है, उनकी दीवानापन जिसे कहते हैं, कपड़े साफ सुथरे नहीं रहते, रहने का सलीका नहीं रहता, बात करने का सलीका नहीं रहता, बाल खुश्क हो जाते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो ये खून के अंदर सौदा की अलामत है। सौदा के माने ब्लैकनेस, अच्छा, कालापन। ये एक दिलचस्प बात बताई आपने। वो बात अधूरी रहेगी कि किन अमराज पर सटीक काम करते हैं सर, ये जो सबसे पहली चीज जो है, जो कि मतलब ये है कि फालिज, अच्छा, पैरालिसिस क्यों होता है, वहां से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। दिमाग में जो खून की रग होती है उसे कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, MCA जी। ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है वो बीपी के सडन एकदम बढ़ने की वजह से फट जाती है। अच्छा, तो फटने की वजह हेमरेज होता है, जो हेमरेज को कहते हैं CVA के माने क्या है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। जी। एक्सीडेंट के माने ये नहीं कि कोई गाड़ी से टक्कर दी थी, एक्सीडेंट के माने ये कि फटना अंदर, तो उसके अंदर जो खून निकलता है वो क्या करता है, दिमाग की साख्त को दबाता है, जिसकी वजह से फालिज के असरात डेवलप होते हैं। अब दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में खून जमा हो तो राइट साइड का फालिज होता है, राइट आर्म और राइट लग जाता है। अगर राइट साइड पे अगर खून जमा हो तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जाता है। मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था, जिसको आपने पहले ही वजाहत के साथ कर दी। जी, आप कंटिन्यू अब ये जो चीज़ है कि मतलब कि हमारे पास यूनानी इलाज में क्या करते हैं कि वो जो खून जमा हुआ है उसको उसकी जगह से निकाल के दौरान खून के साथ मतलब कि जोड़ने की कोशिश करते हैं, खाली करने की कोशिश करते हैं, पतला करते हैं, और उसकी वजह से यूनानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फालिज का बेहतरीन इलाज है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क रहेगा पेशेंट को चलने में, लेकिन पेशेंट उठ के खड़ा हो जाएगा, बात करने लगेगा 3 महीने के अंदर अंदर। मैंने कहा कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, वो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, और ये मशहूर है फालिज के इलाज के लिए। ये हिंदुस्तान भर से नहीं, दुनिया भर से लोग वहाँ पास आते हैं इलाज के लिए फालिज के। उसके अलावा सोरियासिस का है, उसके अलावा कमर के दर्द का है, उसके अलावा जिगर के अमराज के लिए है, यूनानी के अंदर बेहतरीन इलाज है। अब आपने देखा फैटी लीवर सभी को देख रहे हैं, हो रहा है, तो अब फैटी लीवर का सबसे बेहतरीन इलाज मतलब कि यूनानी के अंदर है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनानी जो इलाज है वो झाड़ के और पत्तों से होता है, मतलब कि नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। वो चाहे वो एनिमल ओरिजिन हो या प्लांट ओरिजिन हो, वो नेचुरल है। तो अब ये है कि मतलब कि नेचुरल चीजें, आप पालक खाते हो, टमाटे खाते हो, प्याज इस्तेमाल करते हो, दूसरी भाजी इस्तेमाल करते हो, पानी पीते हो, गेहूं खाते हो, जवार खाते हो, ये सारी की सारी नेचुरल है ना सर। जी बिल्कुल। मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब कि जितने भी झाड़, वो जितने भी पत्ते होते हैं, अब जैसे बेर का पत्ता ले लीजिए आप, उसके ताल्लुक से आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि उसके 2 फायदे हैं बेर के पत्तों से। बेर के पत्तों को अगर आपने तिल के तेल में डालकर उबाल लिया और छान लिया और सर पे अपने तेल लगाया तो आपकी जिंदगी भर बाल सफेद नहीं होंगे। अमेजिंग, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सिंगल बेर के पत्तों की बात कर रहा हूँ, ये दिलचस्प बात। और एक चीज ये है कि बेर का झाड़ होता कहाँ है, यूजुअली कहाँ होता है, गांव में। नहीं, बेर का झाड़ होता है गांव में, लेकिन कब्रिस्तान में होता है ज्यादातर। क्यों होता है कि हमने सिर्फ उसको मरने के बाद नहाने के लिए इस्तेमाल किया। सही कर रहे हैं आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं, सोरियासिस है, एक्जिमास है, उसको कुछ नहीं, बेर के पानी में उबालिए, उसके बाद उस पानी से नहाइए, आपको स्किन की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। आपके घर के सामने आम का झाड़ है और आपकी ख्वाहिश है कि आम मीठे हों, तो आपके सामने 3 चीजें रखी हुई हैं, एक पानी है, शहद है और एक सैलिसिलिक एसिड है। आप उसकी जड़ में सैलिसिलिक एसिड डालोगे, पानी डालोगे, या आम मीठे होने के लिए शहद डालोगे जड़ में? भाई जाहिर सी बात है, हम पानी, हाँ बिल्कुल पानी इस्तेमाल करेंगे। शहद डालने से तो मीठे नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। और सैलिसिलिक एसिड तो डालने से झाड़ ही गिर जाएगा, बहुत दूर है सैलिसिलिक एसिड। लेकिन वही सैलिसिलिक एसिड आप अपने जिस्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अक्सर ऑइंटमेंट में सैलिसिलिक एसिड बहुत यूज होता है। सैलिसिलिक एसिड क्या है पता है? एनासिन, डिस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड है। जितने क्रीम्स हैं सब सैलिसिलिक एसिड। हाँ, अक्सर औरतें यूज कर रही हैं आजकल फेयरनेस क्रीम के लिए मोमेटासोन सैलिसिलिक एसिड, ये बड़ी खतरनाक। अब इस सैलिसिलिक एसिड आपके जिस्म पे गिर जाए तो क्या हशर होगा? अरे वो उतना इलाका ही खत्म कर देगा। कोई भी एसिड ही कहलाएगा, जितना भी आप उसको मतलब कि डाइल्यूट करें उसका इफेक्ट तो रहेगा। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, देखिए मतलब कि आप एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे आप एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्पिरिन इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन किस में इस्तेमाल करते हैं? हार्ट के इस्तेमाल करते हैं। आपने एक्यूट प्रॉब्लम के लिए बेहतर है, आप इस्तेमाल कीजिए, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर वो मेडिसिन जो कि एक्यूट प्रॉब्लम में ठीक कर सकती है, टेम्पररी जो भी ठीक करती है, उसके साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी
पे होते हैं और सैलिसिलिक एसिड के साइड इफेक्ट ह्यूमन स्टमक पे होते हैं, उसकी वजह से वो जल जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस पैदा होता है, गैस्ट्रिक अल्सर पैदा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम एक जानना चाहेंगे कि ये सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है, इसके बारे में वजाहत करें। पाल्सी के माने के नुकसान होना, सेरेब्रम के अंदर नुकसान होना। अब सेरेब्रम, आप जब ब्रेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि ईच एंड एवरी सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है और ये मतलब कि कंडक्ट करता है अपने मैसेजेस, दूसरों को कंडक्ट करता है, दूसरों से तीसरे को, ऐसे लाखों मैसेजेस। मैं जैसे बात कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूटी में बात कर रहा हूँ, तो ये मैसेज ब्रेन को मैसेज जा रहा है और ब्रेन से मैसेज जबान को आ रहा है, जबान से मैं बोल रहा हूँ और फिर ये परसेप्शन फिर ब्रेन ले रहा है कि तू क्या बोल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे ही ये सारी चीजें पाल्सी के अंदर होती है कि मतलब कि कनेक्शन जो है ना वो मिस हो जाता है। मिस होने की वजह से मतलब कि आदमी मतलब कि लाताल्लुक बातें करता है। आप उसका नाम पूछेंगे तो बोले कि हाँ ये लाइट बहुत खूबसूरत है, कमरा, भाई आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कमरे में रहता हूँ। अरे नहीं भाई आप घर किधर घर है। तो मतलब कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर मतलब कि आप ये कोई भी कनेक्टिविटी नहीं पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कमजोरी रहेगी। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट हो सकता है फालिज हो सकता है फालिज ना हो। नंबर 4 पॉइंट के मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन आपके ब्रेन से ताल्लुक रखता है। वो लिवर को इन्फॉर्मेशन देता है, तो लिवर से मेटाबॉलिज्म होता है जी। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, दैट लीड्स टू सेरेब्रल पाल्सी। डॉक्टर साहब, तिब्बे यूनानी की बात हो और हिजामा और फसद की बात ना हो, जी सर, ये मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ इन दोनों पर आप रोशनी डालें। बहुत उम्दा सवाल किया है, मेरे रिसर्च से रिलेटेड है। मैं पिछले 16 साल से हिजामा पे काम कर रहा हूँ। तो अब जो हिजामा से जो रिलेटेड पॉइंट है ना सर, तो हिजामा अपनी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे कप्स लगाने को कहते हैं। फासिद मादों का जिस्म से निकालना वक्त वक्त पर, और इतना निकालना कि वो फासिद मादे उस जगह से निकल जाए, उसको हिजामा कहते हैं। हिजामा महजमा से वर्ड लिया गया है और महजमा 2 टाइप का होता है, बिन्नार और बिलानार। बिन्नार के माने क्या है, आग से करना, और बिलानार के माने क्या है, बगैर आग से करना। ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है, माउशुर्त कहा जाता है और बिलाशुर्त कहा जाता है। माउशुर्त के माने क्या है कि जिस्म के ऊपर कप लगा के वहाँ कट करना ताकि खून निकल सके, फासिद मादा। अब हिजामा के बाद फसद की बात करें। जी सर, फसद के माने ये है कि मतलब कि फासिद मादों का इखराज खून के जरिए। अब एक चीज आसान चीज है कि मतलब कि हम आपको समझने के लिए मैं ये समझा दूं कि आपने साफ पानी लिया, साफ पानी ले लेके उसमें थोड़े से मतलब कि पाउडर डाल दिया, कोई भी दवा का पाउडर डाल दिया, उससे पानी गंदा हो गया, कलर हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये पानी पियो तो आप पियोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि उस पानी के अंदर वो गंदा कलर आ गया है, उस पानी के अंदर गंदगी शामिल हो गई है, मिट्टी शामिल हो गई है, तो वो खराब हो गया। अब उसको प्योर करने का कैसे करोगे? तो बार बार थोड़ा निकालेंगे ताकि नया पानी आ सके। हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो जो है, बोन मैरो हड्डियों का, वो आरबीसी पैदा करता है। आरबीसी पैदा करता है, वहां से प्रोडक्शन होता है। तो आरबीसी हीमोपायोसिस कहते हैं उसे। तो अब वो आरबीसी क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर खराब खून मौजूद रहे तो आरबीसी प्रोडक्शन भी खत्म हो जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है, अक्सर देखा गया है, अक्सर ऐसा हो रहा है। तो अब दूसरी चीज आपने निकाला, तो जितना हमारी बॉडी क्या है मतलब कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। आपने 100 ml का खून निकाला तो 100 ml पैदा होगा। बिल्कुल। तो इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। अगर आपने पूरा खून निकाल दिया तो डेथ हो सकती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये जो इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा और फासिद मादे खून के जरिए निकलेंगे, और ये फासिद मादे जो बीमारी को ये करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर उसको बैक्टीरिया कहते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, क्या इन अद्वियात के साइड इफेक्ट भी होते हैं? जी सर, हम देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम पानी भी ज्यादा पीते हैं तो गुर्दों में भारी हो जाता है। Exactly. खाना भी ज्यादा खाते हैं तो मैदे में भारी हो जाता है ना। अब लेकिन मतलब कि अगर आप मतलब कि कोई भी नॉर्मल चीज एबनॉर्मल तरीके से खाई जाए, एबनॉर्मल टाइम पर खाई जाए, एबनॉर्मल मतलब कि मिजाज के हिसाब से खाई जाए तो नुकसानदायक है। दवाओं के जो डोज होती है, दवाओं की जो प्रिपरेशन होता है, एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल ना करें। जो डोज हकीम ने तजवीज़ किया वही इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर ब्लड शुगर मेरा 240-250 है और मैं खमीरे खा रहा हूँ तो ऑब्वियसली शुगर बढ़ेगी ना, बढ़ेगा। तो ये मतलब कि ये चीज़ें इंडिकेशंस और कंट्राइंडिकेशंस हर दवा के होते हैं, हर दवा के होते हैं। लेकिन अगर हमने कंट्राइंडिकेशन अवॉइड कर दिया ना तो वो मसला हो जाता हमारे लिए, अगर अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बता रहे, थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा कि डायबिटिक है, इम्पोर्टेंसी है, या जो हमारे जॉइंट पेन है, स्पेशली नी जॉइंट पेन, कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, इनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे सामईन को जरूर बताएं। मैं डायबिटीज के लिए ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ जिगर की कमजोरी से होता है। अच्छा, मतलब कि डायबिटिक इज ए मेटाबॉलिक डिसीज। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। बिल्कुल। तो लीवर में अब लीवर को ठीक कर दो, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है, सबसे पहली चीज मैं तारी अवाम को इस बारे में मैं मुतनब्बा करना चाह रहा हूँ कि अपनी दवा को अगर तुम दवा की तरह नहीं खाओगे और अपनी ग़िज़ा को अगर कम मकदार में नहीं खाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम दवा को ग़िज़ा की तरह खाओगे।
बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि मिकदार जो होगी आपके ग़िज़ा की वो ज़्यादा ना हो, मतलब एक हिस्सा कहीं ना कहीं उसको लोअर रखें, बहुत ओवर ना जाए, उसका साइड हिस्से करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा मतलब खाली रखना है। जी जी, वही। अब हमारा ऐसा है कि एज इफ देयर इज नो टुमारो। अब मेरे पास चिकन आ गया तो मतलब कि वो चिकन का लेग मेरी तरफ फेस करके है तो मैं खाना ही खाना है, भले इंडाइजेशन हो जाए। इंडाइजेशन हो। तो अब तो हम खाना जब खा रहे हैं कि डकार करने की भी जगह बाकी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि यूनानी मेडिसिन की बात हो रही है, हमारे आवाम, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रोग्राम सुनते हैं। जी सर। क्या ऐसा कोई डिप्लोमा जो 2 साल का हो या इसके पढ़ाई के बारे में जिससे रोजगार के मौके बढ़ें, और जिस तरह से आप देख रहे हैं हालात पैदा हो रहे हैं बेरोजगारी के, तो हमारे यूथ अगर यूनानी मेडिसिन में आना चाहते हैं, BUMS है, तो कैसे इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं जरूर। यूनानी में 2 कोर्सेस, मतलब कि एक कंपाउंडिंग कोर्स है। कंपाउंडिंग कोर्स के माने के जैसे मतलब कि कंपाउंडर्स होते हैं जो दवा साजी में, दवा बनाने में, दवा डिस्पेंस करने में इस्तेमाल होता है। तो ये दिल्ली में मतलब कि मेरा जहाँ तक खैर खरोलबाग के अंदर आपको इस बारे में डिटेल मिल जाएगा। हैदराबाद में मेरे कॉलेज के अंदर डिटेल मिल जाएगा, और हैदराबाद में एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के नाम से भी है, वहाँ पर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की सेपरेट मिनिस्ट्री है। हम रिकमेंड कर रहे हैं कि मतलब कि 6 महीने का कोर्स ऐसा या 1 साल का कोर्स ऐसा हो जिसमें हिजामा ट्रेनिंग दी जाए, मसाज की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि मसाज भी एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, तो जिससे बहुत से ज़्यादा फायदा हो सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इलाज और मुआवजे की बात बहुत हो रही है, थोड़ा सा जायके को तब्दील करते हैं। हम चाहते ये हैं कि जब आप इलाज करते करते लेक्चर देते देते बोर हो जाते हैं, तो आप खुद अपने शौक के लिए, अपने रूह को तस्कीन देने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उर्दू से तो थोड़ा बहुत हम लोग मज़ाहिया अंदाज भी कर लेते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन बच्चों को इंकरेज करना बहुत बड़ा अमल है। उसमें हम चंद एक शेर कभी कभार कह लेते हैं कि सर बुलंदी का एक वजीफा है जिसको बुजुर्गों से हमने सीखा है। बिल्कुल। खुद को छोटा समझ के रहिएगा जी, खुद को छोटा समझ के रहिएगा, ये बड़ा बनने का एक तरीका है। बहुत खूब। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ पर कोई ना बोले वहीं पर बोलना है। अच्छा मोहतरम, बहुत खूब। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा था कि अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, बेशक जो है मंजिल के मत वाले वो मंजिल पा ही लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप हैदराबाद से आए हैं, आप यहाँ लखनऊ तशरीफ लाए हैं, आपको हैदराबाद और लखनऊ की आबो हवा में क्या मुमासलत नजर आ रही है? मेरा ज्यादातर वक्त ओल्ड सिटी में गुजरता है। ओल्ड सिटी के माने क्या है, पुराने शहर। तो पुराने शहर और यहाँ की जो लिंगो है, मतलब की जबान है, वो थोड़ा सा सैमुलेट करती है, एक जैसे महसूस होती है। वही ऑटो वालों का पुकारना, वही रिक्शे वालों का पुकारना, वही सारी चीजें मौजूद है। अब चार मीनार के अतराफ में ऑलमोस्ट सेम माहौल मिलता है। चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे सामीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में सेहत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अपनी सेहत को अपने हाथों से तबाह कर रहे हो, जैसे रात के देर से खाना और आराम पसंदी रहना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस पैदा करना दिमाग के ऊपर। तो सारी की सारी चीज़ें ब्रेन के अंदर पैदा होती हैं ताकि आप कुछ भी सोचें, मेमोरी से लेकर हर चीज़। तो आप ये अक्सर कहते हैं कि अतीबा इकराम हकीम अपनी किताबों में लिखते हैं कि 2 चीज़ें कीजिए, सर को ठंडा रखिए और अपने पैर को गर्म रखिए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने। और ये पैर को गर्म रखने के माने ये है कि हरकत में रहिए, फिजिकल एक्टिविटी जारी। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, 200 कदम पे मस्जिद है, अगर मस्जिद जाना है तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, मैं पैदल नहीं जाता जी। और ये अब ये जो मेरा मेंटेलिटी है, तो ये मेरे फिजिकल स्टेटस के ऊपर इफेक्ट करेगा कि जब तुम हरकत करोगे तो आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट में आएगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास पैसा है तो पैसा आपने खर्च किया, अपनी सेहत बर्बाद की, उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो जाएगा आपको बीमारी को सेहत में बदलने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि आप 2 चीज़ों का खास ख्याल रखें, लाइफ स्टाइल अपनी अच्छे रखें, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये जो कि हम लोग आजकल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सामीन, ये थे हमारे आज के खुसूसी मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी साहब, जिनसे अभी आप कारामद गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है KKLSURDU
@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7991778157। फिर से सुनिए, 7991778157। सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।